नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन मेरिट चैनल में। आज हम लोगों का नया चैप्टर शुरू होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाएं। तो हेडिंग है सिंधु घाटी की कलाएं। समय है 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग। अब सिंधु सभ्यता का विकास हम लोग, जैसा कि आपको पता है, सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। ठीक। और इतिहासकारों में ऐसी धारणा है कि जिन स्थलों का सर्वप्रथम खोज किया जाता है उसी के नाम पे उस स्थल का नामकरण कर दिया जाता है। तो सर्वप्रथम इन्होंने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक। और सिंधु नदी के किनारे ये सब मिले थे, तो इसी वजह से सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ फैला। सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली है। पहला है आपका अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पे आ जाएगा पाकिस्तान, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा भारत। 3 देशों में सभ्यता विकसित है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक। पहले तो ये पाकिस्तान में मिला, लेकिन धीरे धीरे जैसे खुदाई बढ़ती गई और सभ्यता मिलती गई तो पता चला कि ये 3 देशों तक फैली हुई है। अब अफगानिस्तान में जो कौन कौन से स्थल हम लोगों को मिले हैं, प्रमुख स्थल, अफगानिस्तान के प्रमुख स्थल हो जाएंगे सुरतगोई। सुरतगोई है हम लोगों का प्रमुख स्थल। मुंडीगाक और देमुरासी, मुंडीगाक और देमुरासी, ये हम लोगों के अफगानिस्तान के कुछ प्रमुख स्थल हैं सिंधु सभ्यता के। अब दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं। सिंधु घाटी के पास पाकिस्तान में स्थल, पाकिस्तान के स्थल हो जाएंगे हम लोगों के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्नोदड़ो, ये पाकिस्तान के प्रमुख स्थल हैं। अब और भारत के प्रमुख स्थलों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं स्थलों की बात कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और स्थल तो बहुत सारे खोज लिए गए हैं, लेकिन उन सबों की जरूरत नहीं है। वो सब इतिहास के क्वेश्चन और इतिहास में ही पढ़ा जाए तो बढ़िया है। कला में उतना ज़्यादा उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं। भारत के प्रमुख स्थल कौन से हो जाएंगे, भारत के प्रमुख स्थल, जैसा कि आपको पता है कि भारत के कई राज्यों में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, ऐसा है कई हर जगह ये मिले हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में हम लोगों को कहाँ पे मिला है, मांडा में। जम्मू कश्मीर के बाद हम लोग उसके नीचे आते हैं पंजाब में। पंजाब में हम लोगों को मिलता है प्रमुख स्थल रोपड़। पंजाब के बाद हम लोग हरियाणा में देखेंगे, हरियाणा में राखी गढ़ी, राखी गढ़ी है, बनावली है, ये प्रमुख स्थल हो जाएंगे हम लोगों के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के। अब हम लोग देखेंगे राजस्थान के। राजस्थान के हो जाएंगे हमारे कालीबंगा, पीलीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा। और आपके हो जाएंगे राजस्थान में ही, राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं, ये प्रमुख स्थल है कालीबंगा, पीलीबंगा। और अब राजस्थान के बाद हम लोग देख रहे हैं गुजरात। गुजरात की भी चर्चा कर लें। गुजरात में हम लोगों का हो जाएगा प्रमुख स्थल लोथल। लोथल, लोथल बहुत फेमस जगह है, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कला में यहाँ से बहुत कुछ मिला है। तो लोथल की चर्चा जरूर कीजिएगा। और धौलावीरा रंगपुर भी वहीं पे है, धौला वीरा
और रंगपुर भी पंजाब में ही है, अरे गुजरात में, सॉरी गुजरात में है। सारे स्थल गुजरात में। महाराष्ट्र का दहमाबाद और उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। महाराष्ट्र का दहमाबाद, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। महाराष्ट्र का दहमाबाद, महाराष्ट्र का दहमाबाद और उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। ये कुछ प्रमुख स्थल हम लोगों के हो गए कहाँ के, सिंधु सभ्यता से संबंधित। अब हम लोग देखें कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सर्वप्रथम जानकारी दी, कैसे हम लोगों को इसके बारे में इस सभ्यता का पता चला। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं हड़प्पा से संबंधित व्यक्ति, सिंधु घाटी या हड़प्पा से संबंधित व्यक्ति। हड़प्पा से संबंधित व्यक्ति, हड़प्पा से संबंधित व्यक्तियों की हम लोग अब चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि 1826 में चार्ल्स मैसन आए। यहाँ पे चार्ल्स मैसन यहाँ पे सर्वप्रथम आते हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं 1878 में। 1878 में आएंगे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसके बाद चार्ल्स मैसन हो गए, अलेक्जेंडर कनिंघम हो गए, और उसके बाद सर जॉन मार्शल आते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में सारा काम होता है। ये आते हैं आपके 1914 में। कौन आते हैं? सर जॉन मार्शल, इनको डायरेक्टर बनाया जाता है और इन्हीं के निर्देशन में 1921 और 22 में खुदाई होती है। कौन सी? हड़प्पा की। कौन? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी खुदाई शुरुआत कराते हैं इसके। तो हम लोग देखेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं चार्ल्स मैसन से। 1826 में चार्ल्स मैसन यहाँ सर्वप्रथम आते हैं और इसका ध्यान आकर्षित कराते हैं। चार्ल्स मैसन सर्वप्रथम यहाँ 1826 में आते हैं और इस स्थान पर ध्यान आकर्षित कराते हैं और कहते हैं कि ये कोई पुराना स्थल है जो पहले एक महल था। यानी वहां का टीला देख के कहते हैं कि ये पुराना कोई महल है जो अब दब गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग देखे अलेक्जेंडर कनिंघम 1878 में। ये यहाँ पे आते हैं और एक टीला को देखते हैं और इस टीला को देखने के बाद ये कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी सभ्यता रही होगी और यही इसका नाम हड़प्पा देते हैं। और ये कहते हैं कि यहाँ का राजा हड़प्पा था और उसकी दुष्टता के कारण इस सभ्यता का नाश हुआ। यानी इन्होंने राजा का ही नाम हड़प्पा दे दिया। हड़प्पा नामक स्थल से मिला और इसका नाम ही इन्होंने हड़प्पा दे दिया। और इन्होंने 1000 वर्ष पुराना इसको बताया था। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब चार्ल्स मैसन से हम लोग शुरुआत करते हैं। 1914 में जब ये आए यहाँ पे, तो इन्होंने आके सर्वप्रथम यहाँ पे इनको डायरेक्टर बना के भेजा गया और इन्होंने दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी को लेके इसकी खुदाई शुरुआत की। हड़प्पा सभ्यता, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1878 में ही हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1878 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने कर दिया था। अब 1914 से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो 1914 में सर जॉन मार्शल को यहाँ का डायरेक्टर बना के जब भेजा जाता है तो ये अपने 2 चेलाओं को पकड़ते हैं, जिसमें एक दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी रहते हैं। तो दयाराम साहनी 1921 में यहाँ की खुदाई शुरुआत होती है। 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा की खुदाई करते हैं। हड़प्पा की खुदाई करते हैं दयाराम साहनी। और हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता है। और जिला कौन सा है? मांट गोमरी जिला। मांट गोमरी जिला रावी नदी के तट पे मांट गोमरी जिला है और वहां से कौन सी नदी बहती है? रावी। और रावी नदी के तट पर ही यह सभ्यता मिली है।
रावी नदी के तट पर यह सभ्यता मिली है और यह सभ्यता 150 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर में फैली है। यह सभ्यता 150 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई सभ्यता है। ठीक, ये हो गई इसकी जानकारी हड़प्पा की। अब यहाँ पे चित्रकारी और स्थापत्य या वास्तुकला, मूर्ति, इन सबों की चर्चा की जाएगी। यहाँ पे हमें चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है और वो साक्ष्य कहाँ मिलता है? बर्तनों पे। बर्तनों पे चित्रकारी के साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। यहाँ के बर्तनों पे सर्वप्रथम लाल रंग लगाया जाता था। कौन सा रंग लगाया जा रहा है? लाल रंग। सर्वप्रथम लाल रंग लगाकर यहाँ पे बर्तनों पे लाल रंग लगाया जाता और काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। ध्यान रहे, बर्तनों पे लाल रंग लगाया जाता था और उस पे काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, जिसको दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था? 1921 में इसकी खुदाई की थी। तो लाल रंग का बर्तन, काले रंग से चित्रकारी। और वो चित्रकारी किस चीज की होती थी? वो चित्रकारी आपकी त्रिभुज बनाया जाता था, बर्तनों पे वर्ग बनाया जाता था, वृत्त बनाया जाता था, पीपल की पत्ती बनाई जाती थी। पीपल की पत्ती के साथ साथ तुलसी की भी पत्ती बनाई जाती थी। तुलसी की पत्ती बनाई जाती थी। ठीक, ये सब चीज ये हो गई, ये चीजें। और उसके साथ साथ जानवरों के भी चित्रकारी उस पर की जाती थी, जिसमें आपके बैल, हिरण इत्यादि, इन सब चीजों की चित्रकारी कहाँ पे की जाती थी? बर्तनों पर, हड़प्पा सभ्यता में। अब हम लोग इसके स्थापत्य कला या वास्तुकला के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ के? हड़प्पा के स्थापत्य या वास्तुकला की क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों का दूसरा नंबर हो जाएगा स्थापत्य कला, या इसी को वास्तुकला भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, स्थापत्य कला या वास्तुकला। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किला मिले हैं, भवन मिले हैं, सड़कें मिली हैं, नालियां मिली है, कुएं मिले हैं। जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि यहाँ पे चौड़ी सड़कें थी, किला थे, भवन थे, सड़कें समकोण पे काटती थी, नालियां ढकी हुई थी, कुएं थे। तो ये स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या क्या मिलेगा हम लोगों को? किला मिलता है, सड़क मिलती है, भवन मिलता है, नालियां मिलती हैं, और क्या मिलता है? कुआं मिलता है, कुएं मिलते हैं। ये सारी चीजें हम लोग स्थापत्य कला के अंतर्गत देखेंगे। और अब हम लोग देखेंगे इसमें मूर्ति कला के अंतर्गत और यहाँ पे कौन सी चीजें मिली है। तो हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा की मूर्ति कला के साथ। हड़प्पा में हम लोगों को एक लाल पत्थर का पुरुष का धड़ मिला है। लाल पत्थर का पुरुष धड़ मिला है। एक पुरुष का धड़ मिला है जो लाल पत्थर से बना है। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। ये कहाँ इस समय, वर्तमान समय में कहाँ पे है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नई दिल्ली में वर्तमान समय में है। और यहीं पे बल्कि एक चीज और नोट में लिख लीजिए कि एक काले पत्थर का भी धड़ मिला है। नोट में लिख लीजिएगा, काले पत्थर का पुरुष धड़ मिला है। यह जो है, यह इसको माना जाता है कि यह नर्तक है। क्या है? यह नर्तक है।
यह नर्तक है। नर्तक कौन है? काला धड़, काले पुरुष का जो धड़ है वो नर्तक है, और जो लाल पत्थर का पुरुष धड़ है वो नर्तक नहीं। और ये कहाँ रखा गया? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली पे। तो हम लोग चित्रकला, स्थापत्य कला और मूर्ति कला ये देख लिया हड़प्पा की। अब हम लोग चलते हैं मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई। कब हुई? 1922 में। कौन किया इसको? किए दयाराम राखालदास बनर्जी, सॉरी राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी तो हड़प्पा की। इसकी खुदाई कौन करते हैं? राखालदास बनर्जी इसकी खुदाई करते हैं। राखालदास बनर्जी इसकी खुदाई करते हैं। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या सिंधु बाग भी इसका एक नाम है। मृतकों का टीला या सिंधु बाग। और ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के तट पे। और जिला कौन सा है? जिला है आपका लरकाना। जिला कौन सा है? लरकाना, लरकाना, लरकाना जिला है और सिंधु नदी के तट पे है। सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पे है और लरकाना जिला है। ये चीज हो गई हम लोगों की मोहनजोदड़ो के बारे में। इतनी चीजें जान ली। अब हम लोग यहाँ की चित्रकला के बारे में जानेंगे। और हाँ, इसका एक और चीज नोट कर लीजिए, कितना लंबा ये जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल है। अगर सबसे बड़ा स्थल है तो कितना बड़ा है? 250 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 250 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग चित्रकला के साक्ष्य देखेंगे कि चित्रकला के क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। यहाँ चित्रकला के साक्ष्य में हम लोगों को टिकरे में नाव का एक रेखा चित्र मिला है। इस चीज का मिला है? टिकरे में नाव का रेखा चित्र। चित्रकला के अंतर्गत हम लोगों को यहाँ मिला है टिकरे, टिकरे में नाव का रेखा चित्र। ये चित्रकला के अंतर्गत हम लोगों को मिला टिकरे में रेखा चित्र। टिकरे में नाव का रेखा चित्र। ये लगभग 3000 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। 3000 ईसा पूर्व के लगभग का यह माना जाता है। अब मूर्ति कला के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। मूर्ति कला के अंतर्गत यहाँ पे क्या क्या मिला है? मूर्ति कला यहाँ पत्थर से भी बनाई जाती थी, मिट्टी से भी मूर्ति कला यहाँ पे बनाई जाती थी। पत्थर, मिट्टी और धातु से भी मूर्ति कला यहाँ पे बनाई जाती थी। कांसा वाला, ठीक। ये तीन चीजों से वहां पे मूर्ति बनाई जाती थी। यहाँ पे हम लोग यहाँ की एक सबसे फेमस मूर्ति है दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। इसकी यहाँ की फेमस मूर्ति है दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। इसका एक अन्य नाम है दुसाला ओढ़े, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति। इसी को ही इसका दूसरा नाम है दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति। और दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति इसी का नाम है। इस मूर्ति में देखा जाता है कि इसमें एक व्यक्ति है जो अपने नेत्र को समाधि की अवस्था में बंद किया हुआ है। तो इस वजह से इसको योगी की श्रेणी दी जाती है, या इसी को बोला जाए दुसाला ओढ़ा है, इसलिए इसको दुसाला ओढ़े योगी की भी मूर्ति कही जाती है। यहाँ का सबसे ज्यादा बनने वाला क्वेश्चन जो है दूसरी मूर्ति से सबसे ज्यादा अब तक क्वेश्चन बने हैं कला में। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा,
नर्तकी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। हाँ, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है, नर्तकी की कांस्य या कांस्य की नर्तकी प्रतिमा, ऐसे लिखते हैं, कांस्य की नर्तकी प्रतिमा, कांसा की नर्तकी की प्रतिमा, कांसा की नर्तकी की प्रतिमा। एक नर्तकी की प्रतिमा बनी है जो कांसा से बनाई गई है और यह नग्न अवस्था में है। किस अवस्था में है? नग्न अवस्था में। यह नग्न अवस्था में है, नग्न अवस्था में है और इसकी भाव भंगिमा नृत्य करते हुए है। और ये इसकी ऊंचाई पूछता है, ऊंचाई सेंटीमीटर में अगर हम लोग देखेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर है। वहीं इंच में इसकी लंबाई जो है 4.7 है। कितना है? 4.7 इंच है ये इसकी, 4.7 इंच इस मूर्ति की लंबाई है। किसकी? कांस की नर्तकी की। अब एक हो जाएगा हम लोगों का, यहीं पे कांस का भैंसा भी मिला है, मोहनजोदड़ो में ही कांस का भैंसा भी मिला है। मोहनजोदड़ो में कांस का भैंसा भी मिला है। कांसा या कांस का भैंसा, कांसा का भैंसा बनाया गया है। मोहनजोदड़ो में हम लोग कांस का भैंसा देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो में मोहरे। मोहरे कैसे मिली हैं? मोहनजोदड़ो में मोहरे मिली है। यहाँ तीन प्रकार की मोहरे मिली हैं। मोहनजोदड़ो में 3 प्रकार की मोहर मिली, जिसमें एक मोहर पे, इसमें एक मोहर पे पशुपतिनाथ की मूर्ति बनी हुई है, यानी चित्र बना, पशुपतिनाथ की मूर्ति बनी हुई है। और इसमें ये त्रिनेत्रधारी है। जो पशुपतिनाथ है त्रिनेत्र यानी 3 आंखों वाले हैं, त्रिनेत्रधारी हैं और ये सिंहासन पे योगी के समान बैठे हुए हैं और इनके चारों तरफ पशुओं से घिरे हुए हैं। त्रिनेत्रधारी कहाँ बैठे हुए हैं? सिंहासन पे। सिंहासन पे योगी के समान बैठे हैं और इनको चारों तरफ इनके जानवर हैं। इसी वजह से सर जॉन मार्शल इनको शिव बोलता है। क्या बोलता है? शिव बोलता है। और कहता है सर जॉन मार्शल इनको शिव की प्रतिमा कहते हैं। किसमें? इन मोहरों पे देखे। और इस समय की जो मोहरें बनती थी सिंधु घाटी की, जो सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार होती थी। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, सिंधु घाटी की सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार होती थी। सर्वाधिक मोहरें जो थी वर्गाकार होती थी। सिंधु घाटी की मोहरें सर्वाधिक वर्गाकार होती थी और ये बनती थी सेलखड़ी से। किस चीज से बनती थी? सेलखड़ी यानी मिट्टी से, सेलखड़ी से बनती थी। सेलखड़ी, इसी को स्टेटाइट भी बोलते हैं, स्टेटाइट भी बोलते हैं। सेलखड़ी की सर्वाधिक मोहरें बनी है, जिसमें सबसे फेमस मोहर है पशुपति शिव की। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ मोहनजोदड़ो के वास्तुकला या स्थापत्य कला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो की मूर्तियां हो गई, हम लोग मोहनजोदड़ो के वास्तुकला या स्थापत्य कला की चर्चा करेंगे। तो वास्तुकला या स्थापत्य कला के अंतर्गत हम लोग देखते हैं वास्तु कला या इसी को स्थापत्य कला भी कहते हैं। वास्तुकला या स्थापत्य कला के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी मोहर, सबसे बड़ा स्थापत्य क्या था? वो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत अन्नागार था। क्या था? अन्नागार। ये कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में। जो हड़प्पा में भी अन्नागार है, लेकिन मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है सबसे बड़ी इमारत है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। किसकी? सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार।
सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अन्नागार तो हड़प्पा में भी है, लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन है? मोहनजोदड़ो का अन्नागार। उसके बाद यहाँ के एक महास्नानागार है। महास्नानागार एक प्रकार का तालाब है, ये भी बहुत बड़ा है, और इस तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। महास्नानागार यानी नहाने के लिए जो तालाब बना था, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं मोहनजोदड़ो में। अब मोहनजोदड़ो में एक चीज हम लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में ही के पास एक कनिष्क काल का एक स्तूप मिलता है। कनिष्क काल का मोहनजोदड़ो के पास एक स्तूप मिलता है, जो उसका धुआ है, या उसको आप टीला बोल सकते हैं। उस टीले पे एक स्तूप मिला है, और इस स्तूप को माना जाता है कनिष्क टावर, इसको बोला है कनिष्क टावर, इसका नाम दिया जाए, या कनिष्क स्तूप। इसको कनिष्क के दरबार के अंगलिस नामक व्यक्ति ने बनवाया था। इस स्तूप को कनिष्क के काल का अंगलिस नामक व्यक्ति ने इसको बनवाया था। इसको कनिष्क टावर के नाम से भी जाना जाता है। और यह कितना ऊंचा है? 13 मंजिला ऊंचा है। 13 मंजिला ऊंचा यह टावर है। और इसको बनवाने वाला कौन था? अंगलिस बनवाया था। और इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती है? क्योंकि इसके बारे में वेन सांग भी चर्चा किए हैं, वेन सांग भी चर्चा किए हैं, अलबरूनी भी चर्चा किए हैं, और फाहियान भी चर्चा किए हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग वेन सांग की पुस्तक में भी मिलता है, फाहियान में भी मिलता है, और बरूनी ने भी इस टावर की चर्चा किया है मोहनजोदड़ो के। अब मोहनजोदड़ो में जो मूर्तियां बनाई जाती थी, धातु को ढाल कर बनाई जाती थी। धातु को ढालकर सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम धातु को ढाल कर मूर्ति बनाने की प्रथा प्रचलित हुई थी। सर्वप्रथम धातु को ढालकर मूर्ति बनाने की प्रथा सिंधु सभ्यता में हमको मिलती है। धातु ढालकर मूर्ति बनाने की कला कहाँ मिली? सिंधु सभ्यता में। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण हम लोग नर्तकी की, कांस की नर्तकी की मूर्ति है, जो इसका सबसे उत्तम उदाहरण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, जो सबसे प्राचीन और उत्तम है। धातु ढालकर सबसे अच्छी और प्राचीन मूर्ति जो बनाई गई है मोहनजोदड़ो में, कौन सी है? कांस की नर्तकी। और इस नर्तकी को जो है बनाया गया है कांसा में। और कांसा कैसे बनता है? कांसा बनता है तांबा और टीन को मिला के, तांबा और टीन को मिला के। और इसका अनुपात क्या होता है? 89:11, 89 और 11 का इसका अनुपात होता है। और इसी के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो धातु डालने की क्रिया, इसी को मधुचिष्ट विधि भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि मधुचिष्ट विधि से मूर्ति बनाने की कला कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। और एक चीज हम लोग जब चर्चा कर रहे थे हड़प्पा की, तो उसमें काले धड़ का जो पुरुष है वो रखा गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो अब उसको भी नोट कर लीजिए कि राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना ये होता है 15 अगस्त, यानी आजादी के दिन 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई। और आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय, ध्यान दीजिए, वो दोनों नई दिल्ली में है। और यहीं पे कंफ्यूजन पैदा होगा कि कौन मूर्ति कहाँ पे रखेगी, आधुनिक में कि राष्ट्रीय में? तो आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय इसकी स्थापना भी नई दिल्ली में हुई, नई दिल्ली में भी है। और इसकी स्थापना कब होती है? 29 मार्च 1954 को राष्ट्रीय
आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना और 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना हुई है। तो अब हम लोग सिंधु सभ्यता के 2 स्थलों के बारे में चर्चा कर ली, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब इसके बाद हम लोग सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।